बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज और उनके स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें वापस एक रिव्यू लेना है कि लीडर किसे कहते हैं और मैनेजर किसे कहते हैं। सो लीडर इज एनीवन हु यूज इंटरपर्सनल स्किल टू इन्फ्लुएंस अदर टू accomplish a specific goal, exert influence by using flexible repertoire of personal behavior and strategies। जो लीडर होता है तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करता है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ें मिल मिला के वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और फिर लोग उसको अपनी मर्ज़ी से और अपनी विश से जो है वो फॉलो करते हैं। सो इसमें बुनियादी तौर पे पर्सनल बिहेवियर और उससे रिलेटेड जो उनकी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो उसके जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके बेस पे लीडर्स जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि मैनेजर जो है ये बुनियादी तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एम्प्लॉय बनाया होता है, उनको हायर किया होता है और उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई होती हैं, जिनके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी उनके हवाले किए गए काम को आसानी से और बेहतर तरीके से सरअंजाम दें। सो दे आर फोकसिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज। ये इनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के हेड को, एचओडी को आप देख लें, तो इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट में जो रिसोर्सेज होते हैं, ये उनको आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको इंटीग्रेट करके, मतलब एक दूसरे से मिला के लिंक करके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इनके मेन फंक्शंस हैं कि ये प्लान करते हैं अपने गोल्स को मीट करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन्हीं प्लान्स को ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूशन के फेज़ में ले जाके सुपरवाइज करते हैं कि प्लान सही इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके लिए रिलेवेंट लोग उसके पास अवेलेबल हैं, तो वो स्टाफिंग करते हैं, उन स्टाफिंग के फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं, अगर वहाँ पे कोई कमी बेशी है, कोई इस तरह काम से डाइवर्जन है, तो उनको निगोशिएट करते हैं और फिर जो है रिप्रेजेंटिंग करते हैं। मतलब ये है कि उसको वापस मॉडिफिकेशन करके इम्प्लीमेंटेशन फेज में उसको लेके जाते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जो लीडर होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सो फंक्शन ऑफ लीडर में हमारे पास ये है टू अचीव अ कंसेंसस विद इन अ ग्रुप अबाउट इट्स गोल, कि जो हमारा पास एक ग्रुप होता है लोगों का, उनके दरमियान कंसेंसस, जो इत्तेफाक पैदा करना होता है, उनके दरमियान एक पेज पे उनको लेकर आना होता है, वो एक सेंस डेवलप करना लीडर का फंक्शन होता है। ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन है कि एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है फॉर फैसिलिटेटिंग द गोल एकम्प्लिशमेंट, के मतलब जो हमारे गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों या पर्सनल गोल्स हों या ग्रुप ऑफ पीपल के कुछ गोल्स हों, तो उनको मीट करने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनको राह दिखाते हैं। And the third one is supply necessary information that help provide direction and clarification। मतलब इनके पास इतनी एक्सपर्टीज होती है कि कुछ लोगों को अगर डायरेक्शन, पॉलिसी, गाइडलाइंस या इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए होती है, तो वो उनके लिए डेवलप करके दे देते हैं कि इस तरीके से आपने इस चीज़ को लेके चलना है, और टाइम टू टाइम वो उनको लीड कर रहे होते हैं। एंड दे मेंटेन ग्रुप सेटिस्फैक्शन, कंसिस्टेंसी एंड परफॉर्मेंस। इनमें इतनी खासियत होती है कि ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनके साथ जो अपना विजन होता है वो शेयर करके उनमें एक सेटिस्फेक्शन का लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं कि जो काम वो कर रहे होते हैं तो उस काम में इनको सेटिस्फेक्शन हो, एक कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी हो, गोल ओरिएंटेशन हो और परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर बननी चाहिए। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि मैनेजर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो यहाँ एक बार उसकी बाकायदा एक अलग स्लाइड बना दी है कि ये प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग फेज में ये कोई भी गोल सेटिंग जब करते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती है, लिटरेचर में अवेलेबल होती है, या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उस हिसाब से उन गोल्स को सेट करते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अब
अगर एक नंबर ऑफ लिस्ट हमारे पास गोल्स की आ गई तो उसमें प्रायोरिटाइज करके कौन कौन से गोल्स हमें पहले अचीव करने हैं। ये सर स्टेप्स जिसमें जो है आपने वो ऑर्गेनाइजिंग के फेज में ये जो वर्क होता है या जो गोल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके और अरेंज कर लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो सेट करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी टाइमलाइंस होती है कि कौन सा गोल कितने टाइम में अचीव हो जाना चाहिए, वो टाइमलाइन सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के फेज में होती है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ये भी है कि जब भी हम कोई भी गोल अचीव करते हैं तो उसके लिए रिलेवेंट एक्सपर्टीज के लोग होने चाहिए। इसको अरेंज करने के लिए कि गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से लोग रिलेवेंट है और उनको हायर करना, उनको जो है वो गोल दे देना कि आपने ये अचीव करना है, इस प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। इसमें यूजुअली हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें वो बाकायदा एम्प्लॉयज़ के सीवीज और डेटा ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, फिर उनके हिसाब से उनकी एक्सपर्टीज़ लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और फिर उनके एक्सपर्टीज़ को देखते हुए, टास्क को देखते हुए, उनके डेजिग्नेशन को देखते हुए हर एम्प्लॉय के अपने कंपनसेशन बेनिफिट्स अलग अलग करके रखते हैं। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाला होगा, तो उनके कंपनसेशन बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। कंपनसेशन बेनिफिट में उनके फिर सैलरीज आ गई, छुट्टियाँ आ गई, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। द नेक्स्ट फंक्शन इज इम्प्लीमेंटिंग, कि जब ये सारी पहले 3 स्टेप हो जाते हैं तो फिर एफर्ट्स शुरू हो जाते हैं और लोगों को डायरेक्ट किया जाता है कि अब वो इन गोल्स पे काम करना शुरू कर दें। आज एक पॉलिसी बन गई, उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन हो गई, लोगों को असाइन कर दिया है वो कि अब आपने इस गोल पे काम करना है। सो आज से ये काम शुरू हो जाना चाहिए और विद इन 1 मंथ फलां डेट को इसकी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए कि किस तरह ये, और साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हुए इवेलुएट भी करते हैं। तो ये फिर जो इवेलुएशन और साथ साथ इसकी ऑब्जर्वरशिप होती है, इसको कंट्रोलिंग कहते हैं, जो फिफ्थ फंक्शन है मैनेजर्स का। और ये देखते हैं कि एक बिजनेस या कोई भी टास्क जो है वो अपने गोल एकम्प्लिशमेंट में कैसे मूव कर रहा है, और जो हमने एक प्लानिंग स्टेज बनाई होती है तो उसमें कौन से स्टेज पे है, साथ साथ उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। तो ये कंट्रोलिंग फेज जो है इसी चीज़ को डील कर रहा होता है। सो फिर आ जाते हैं कि अब लीडर्स की जब बात करते हैं तो देखें, लीडर्स हमारे पास जो है 2 तरीके के मेनली होते हैं। एक फॉर्मल लीडरशिप होती है और एक इनफॉर्मल लीडरशिप होती है, या फॉर्मल लीडर्स होते हैं और इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। जो फॉर्मल लीडर्स होते हैं, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि अपने उसमें फील्ड में, नर्सिंग की फील्ड में ले लेते हैं कि प्रैक्टिस्ड बाय अ नर्स विद लीगल अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। और जैसे एक नर्स लीडर की मिसाल हो गई, तो देखें एक नर्स लीडर जो होता है तो उसको नर्सिंग की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो एक प्रैक्टिस करके उस स्टेज पे पहुंचे होते हैं और उनके पास लीगल अथॉरिटी होती है कि वो उस लीडरशिप रोल पे उस फील्ड में, नर्सिंग की फील्ड में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे। लीडरशिप देखें, हमारे पास फॉर्मल लीडरशिप जो है एक मैनेजेरियल टाइप की ही एक कॉन्सेप्ट में काउंट होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इनको ये रोल देता है, और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी कोई रोल देता है तो वो उसके साथ कोई जेडीज होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, इसीलिए इसको फॉर्मल लीडरशिप कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो उसको हम मैनेजर भी कहते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ऊपर लेवल का अगर कोई वो डिजिग्नेशन नहीं है, जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, तो वो जो सीईओ की पोजीशन होगी वो एक फॉर्मल लीडरशिप की पोजीशन होगी, क्योंकि वो उसके बाद इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, हेड नर्सेज होती हैं, उन सबको लीड कर रहा होता है। सो ये एक फॉर्मल लीडरशिप है। जैसे आप किसी भी प्रोविंस में
डायरेक्टर जनरल नर्सिंग की पोजीशन देखें तो ये एक फॉर्मल लीडरशिप की पोजीशन है, जिनको जीडीज के हिसाब से काम करना होता है। वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और अपनी एक लीगल अथॉरिटी की बुनियाद पे इस पोजीशन पे पहुंचे होते हैं। इनकी आल्सो इनकी जो डिपेंडेबिलिटी होती है वो इनके पर्सनल स्किल्स पे भी होती है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो डीजीएन नहीं बन सकता। कुछ उनके स्किल्स होते हैं, कुछ इनके एक्सपीरियंसेस होती हैं, एजुकेशन होता है, कुछ ऐसी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उनको अथॉरिटी और पोजीशन दी हुई होती है। दूसरा जो टाइप है उसको इनफॉर्मल लीडरशिप कहते हैं, कि जिसमें आप किसी बंदे को एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी बंदे को एक फॉर्मल स्पेसिफिक मैनेजमेंट रोल नहीं दिया होता, लेकिन वो अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिटीज़ के बुनियाद पे लोग उसको कंसल्ट करते हैं, लोग उनसे जो है वो मशवरा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल लीडरशिप है। हम देखते हैं हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे या फिर जो है एजुकेशन की बुनियाद पे या फिर जो है टेक्निकल स्किल्स की बुनियाद पे, बहुत सारे ऐसे नर्सेज होती हैं जो स्टाफ नर्स होती हैं, लेकिन उनके पास वो लीडरशिप स्किल्स होती हैं कि सुपरवाइज़र, मैनेजर्स और जो बड़े पोजीशंस पे मैनेजर्स होते हैं वो उनसे हेल्प ले रहे होते हैं और उनको टास्क दे रहे होते हैं कि आप ये करके दे दें क्योंकि आपको इसकी एक्सपर्टीज़ है। तो वो फॉर्मल कोई जेडीज में उनके नहीं आता, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ की बुनियाद पे उनको ये एक्सरसाइज दी गई होती है। और ये डिपेंड करती है नॉलेज पे, स्टेटस पे, पर्सनल स्किल्स पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें परसुएट करती है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो ये इनफॉर्मल लीडरशिप है। अब बात करते हैं लीडरशिप थ्योरीज की। कुछ हमारे पास लीडरशिप की थ्योरीज जो है वो बुक्स में बताई गई है। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी डिटेल्स हैं और पूरी थ्योरीज जो है इसके बाकायदा कॉन्सेप्ट्स हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके कोर्स में आप को जस्ट इसका एक ओवरव्यू देते हैं। एक थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहती है कि कोई भी लीडर जो है वो इनबॉर्न होता है, ठीक है, और सक्सेसफुल लीडर्स में जो क्वालिटी होती है वो पैदाइशी उनके अंदर होती है, ठीक है। तो इन ट्रेड थ्योरी कहती है कि जैसे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसान में पैदाइशी तौर पे होती है, लीडर्स में भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है वो पैदाइशी तौर पे होती है। इसीलिए एक फेमस कोट है कि लीडर्स आर बॉर्न, ठीक है। जबकि बिहेवियरल थ्योरी जो है वो कहती है कि जो हमारे लीडरशिप के ट्रेड्स होते हैं ये बुनियादी तौर पे एक बुनियाद तो फराहम करते हैं, लेकिन और ये हर एक इंसान में होती है कुछ हद तक, लेकिन इसको पॉलिश किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है और उसको ट्रेंड किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत ऑर्डिनरी लोग जो है, जिनको ना एजुकेशन मिली होती है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। वो ट्रेड थ्योरी उसको सपोर्ट कर रही होती है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में वो ट्रेन होते हैं और उसके बाद जो है उनकी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाती है कि वो लोगों को लीड कर रहे होती है। जबकि जो कंटिंजेंसी थ्योरी है, कंटिंजेंसी थ्योरी कहती है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर रहे होते हैं और कभी तो वो सर कंटीजेंसी का मीनिंग क्या होगा? कंटीजेंसी का एक मीनिंग हो ना तो फिर जी 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 शायद जी क्लियर करने में इजी हो जाता कंटिजेंसी, है। देखिए हमारे पास जो भी फ्यूचर इवेंट्स आ रहे होते हैं, जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल रिस्क्स होते हैं, या कोई भी इवेंट या कोई भी काम ऐसा होता है जो फ्यूचर में हो सकता है,
तो उसको जज करके उसी हिसाब से खुद को तैयार कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ जजमेंट है सिचुएशन की जजमेंट का, जिसके हिसाब से वो अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं। कभी कहीं किसी पे जब वो देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं या सबऑर्डिनेट्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, वो जो है उनमें बहुत सारी लेकिंग है, तो वो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल पे चले जाते हैं कि मतलब उनके पास फुल अथॉरिटी वो अपनी इस्तेमाल करते हुए हर एक को जो है वो फोर्स कर रहे होते हैं। और कुछ जो है वो फिर जब देखते हैं कि लोग काम सही कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, मुझे डंडा लेके इनके पीछे नहीं चलना चाहिए, तो वो लीसिस फेयर पे चले जाते हैं। अब ये हम भी आगे पढ़ेंगे स्टाइल्स में लीसिस फेयर कौन सी स्टाइल होती है। तो वो रिलेट कर रहे थे हमारे जो करंट नीड होते हैं और जो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटीज़ या चांसेस होते हैं किसी इवेंट के अकरेंस की, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सो सर ये थ्योरीज वाला इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बाद हम बात करते हैं कि चलें थ्योरीज तो हमने तीन उसका एक जेस्चर ले लिया कि वो क्या कह रही है, लेकिन फिर आती है बात लीडरशिप स्टाइल्स की कि हम एज ए लीडर लोगों को जब देखते हैं तो कुछ लोगों के बारे में हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत रिजिड है, ये तो बहुत टफ लीडरशिप वो कर रहा है। कुछ हम कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ हमेशा हुक्म ही चला रहा होता है और किसी की नहीं सुनता। कुछ कहते हैं कि इसके पास बड़ा अच्छा विजन है, अगर इसके जो आइडियाज़ हैं इसको हम अडॉप्ट कर लें तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोगों को साथ उनके आइडियाज़ को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 मेन लीडरशिप स्टाइल्स हैं, जिसमें ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, विजनरी है, एफिलिएटिव है, डेमोक्रेटिक है, पेस सेटिंग स्टाइल है और कोचिंग स्टाइल्स हैं। अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। ये स्लाइड जो आपको नजर आ रही है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख भी जाएगी। जो कमांडिंग होते हैं वो सिर्फ बोल के आपको हुक्म दे रहे होते हैं, डू व्हाट आई टेल यू। तो उन लीडर्स के साथ काम करने वाले जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अक्सर जो है वो डिप्रेस होते हैं, वो सैड और लो मूड के साथ रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना हुक्म चलाना उनको होता है, वो किसी की सुनते नहीं है। ये कमांडिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। दूसरा जो है वो विजनरी है कि वो लोगों को जो है वो एक आइडिया, ऐसा आइडियल सिचुएशन देते हैं कि वो मोटिवेट होते हैं, कम विद मी। मतलब वो कहते हैं कि जैसे तब्दीली का नारा, सिंपल सी बात है कि उन्होंने जो है तब्दीली का नारा लगाया, लोग खुश हो गए, उनके साथ चलने लगे। अब आई होप कि वो तब्दीली आ जाए। जो थर्ड लीडरशिप स्टाइल है दैट इज एफिलिएटिव, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ जो लोग हैं उनको बिल्कुल लेके चलना है, वो पहले उनको मैं सर्व करूं, पहले उनको मैं खुश रखूं, फिर जो है और साथ साथ चीज़ें लेके चलते हैं, साथ साथ जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं। दैट इज एफिलिएटिव लीडरशिप स्टाइल। एक है डेमोक्रेटिक। आपने डेमोक्रेसी का नाम तो सुना है, हमारे मुल्क में भी है, अब कितनी हद तक है आई डोंट नो, लेकिन इसमें यह है कि व्हाट डू यू थिंक कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो लोगों से पूछते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई गोल चाहिए, कोई आपकी नीड्स हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें बताएं। तो हमारे पास कोचिंग वाला है, इट्स जस्ट लाइक अ टीचर जो आपको गाइड कर रहा होता है, आपको टीच कर रहा होता है, आपको जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है कि आपने ये चीज़ ट्राई करनी है और फिर इस हिसाब से। तो इसमें देखें कि कुछ हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं उसमें जो कंज्यूमर होता है या जो फॉलोअर होता है वो हैप्पी फेस के साथ है, और जो कुछ हैं वो सैड फेस के साथ हैं। तो ये अक्सर लीडरशिप स्टाइल्स में ये चीज़ें होती हैं। और एक लीडर, ये भी बात याद रखें कि एक लीडर जो है मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग। कभी भी कोई एक बंदा परफेक्टली किसी एक जो है कैटेगरी में फॉल नहीं करता। सो गॉलमैन जो है, डेनियल गॉलमैन, इन्होंने एक प्राइमल लीडरशिप का जो एक
इनका रिसर्च है, या आप उसको समझ लें कि पूरी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है इनकी। तो उन्होंने 6 लीडरशिप स्टाइल्स जो अभी हमने इस पे बात की वो बताई है, और ये इस टेबल में आपको आसानी से दिखा भी दी है। जो विजनरी हमारे पास होते हैं, दे मोटिवेट पीपल टूवर्ड अ विजन, एक विजन की तरफ लोगों को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं मेरे साथ आओ। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एम्पैथी होती है, कि मतलब लोगों की जगह खुद को लोगों की जगह रख के सोचते हैं। और चेंज कैटलिस्ट होते हैं, कि वो कुछ तब्दीली लाने के शौकीन होते हैं। दूसरा, जो कोचिंग वाले होते हैं वो लोगों को फ्यूचर के बारे में डेवलप करते हैं, और वो लोगों को कहते हैं कि आपने नई चीज़ें ट्राई करनी है, इस तरह से ट्राई करनी है। सो ये डेवलप करते हैं लोगों की स्किल्स को, उनमें सेल्फ अवेयरनेस लेकर आते हैं, और इनको भी एम्पैथी का एक कॉन्सेप्ट इनमें होता है, कि लोगों को खुद को लोगों की जगह तस्वर करके फिर लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। जो एफिलिएटिव होते हैं वो लोगों के दरमियान हार्मनी, एक दूसरे के साथ जो बाहमी एक रिश्ता होता है, या उनके दरमियान एक कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्ड करते हैं। इमोशनल बॉन्ड्स जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं। और ये इनका नारा ये होता है कि पीपल कम फर्स्ट। इनमें भी एम्पैथी, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ होती है। डेमोक्रेटिक जो है वो कंसेंसस पे फोकस करते हैं, कि लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादा लोगों की राय क्या है, ठीक है, थ्रू पार्टिसिपेशन। और इनमें कोलैबोरेशन की क्वालिटी होती है, टीम लीडरशिप होती है, और कम्युनिकेशन की क्वालिटी होती है। जो पेज सेटिंग वाले होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस के उसको सेट कर रहे होते हैं। और इनमें कॉन्शियसनेस जो है वो होती है, कि मतलब ये बड़ा एक्टिवली प्रोएक्टिव होके वक्त से पहले जो है चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेके टेंशन ले लेने वाले होते हैं, और फिर उसी हिसाब से लोगों को भी स्ट्रिक्टली गाइड कर रहे होते हैं। और ये अचीव करने की हमेशा कोशिश में होते हैं, कि कोई भी चीज़ हो वो हम अचीव कर लें। मतलब इनमें वो एक फेलियर की एक्सेप्टेंस कम होती है, इनिशिएटिव ले लेते हैं और फिर उसके पीछे लगे होते हैं। जो कमांडिंग होते हैं, तो कमांडिंग जो है वो इमीडिएट कंप्लायंस, कि मतलब मैंने एक ऑर्डर जारी कर दिया, उस पर अभी के अभी अमल शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। सो इनमें भी ये है कि ड्राइव टू अचीव, कि हमेशा जो है गोल अचीव करने की एक सोच होती है, इनिशिएट करते हैं। और स्ट्रिक्ट सेल्फ कंट्रोल, कि अगर तो जैसे इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे हमारे पास मिलिट्री लीडरशिप होती है, वो कमांडिंग होती है, इन अदर वर्ड्स। सो एक रिसर्च हुई 1960 में, लेविन, लेपिट एंड वाइट ने की, on the interaction between leader and group member indicated that the behavior of leader could substantially influence the climate and outcome of the group. उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने देखा कि लीडर जो होते हैं और उनके साथ चलने वाला जो ग्रुप होता है, जिन लोगों पे उनका इन्फ्लुएंस होता है, जिन लोगों के पास उनकी अथॉरिटी होती है, तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, ये इंटरेक्शन बुनियादी तौर पे जो हमारे पास माहौल होता है काम करने वाला, ऑर्गेनाइजेशन का, गोल अचीवमेंट का, इस सब को जो है वो इफेक्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है, एक इग्नोर ना कर सकने वाला एक इफेक्ट है इसका। और जो आउटकम होते हैं, जो रिजल्ट्स निकलते हैं, वो भी उसके बड़े इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। लीडर्स बिहेवियर वर डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पैटर्न। इन्होंने क्या किया कि लीडर्स के बिहेवियर को 3 डिफरेंट पैटर्न्स में डिवाइड किया, और उन्होंने कहा कि लीडर्स जो है या तो अथॉरिटेरियन होंगे, या डेमोक्रेटिक होंगे, या लीसिस्फेयर होंगे। जो अथॉरिटेटिव स्टाइल का उन्होंने कहा, वो जो पहले हमने पढ़ा वो गॉलमिन्स के 6 प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल्स थे, और ये जो है ये लेपिन एंड वाइट के हैं। तो अथॉरिटेटिव स्टाइल का वो कहते हैं कि अथॉरिटेरियन लीडर्स गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट ग्रुप मेंबर्स टू ओबे दीज ऑर्डर्स, के एक ऑर्डर दे दिया गया और जो इनके सबऑर्डिनेट होते हैं उन्होंने हर हाल में उस ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया कि कमांडिंग या अथॉरिटेटिव तकरीबन एक ही चीज़ है, जो मिलिट्री लीडरशिप में होती है या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनमें डायरेक्शन आर गिवन एज कमांड नॉट सजेशन। इसमें हुक्म दिया जाता है, कोई चीज़ सजेस्ट नहीं की जा सकती।
और criticism is more common from the authoritarian leader than from the other types, although not necessarily a constant occurrence. इसमें यह है कि जब भी अथॉरिटेरियन लीडर आपके काम को इवेल्युएट करते हैं तो उसमें वो जो है माइनर माइनर चीज़ों पे भी जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इसमें ये कमी क्यों है। कभी वो जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो इसमें कम होता है, और जो नेगेटिव फीडबैक का एक वो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं है कि हमेशा ही इसमें जो है वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो, ये पॉजिटिव सर क्रिटिसिज्म भी हो इसमें सकता एक था। ये भी चीज आ और सकती है ना कि जो अथॉरिटी बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है कि ये चीज़ हमेशा हो, बल्कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो सकती है कि इसमें अगर आपने काम अच्छा करके दिया है तो वो फिर भी कहें कि नहीं इससे ये अच्छा भी हो सकता था, ठीक है, या और बेहतर तरीके से कर लो, ठीक है। और जो हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो अक्सर जो है वो प्यूनिटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज नॉन एज अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ये भी अथॉरिटेरियन में ही आती है, और ये एक ऐसा स्टाइल है जो कि इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन एंड लिटिल इनपुट फ्रॉम द ग्रुप मेंबर, के जो भी मेन डिसीजंस जो होते हैं जितने भी हो, चाहे माइनर हो मेजर हो, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो एक बंदा डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास होती है, और बाकी जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सजेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास कभी नहीं होती, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, लेकिन इसमें फोकस्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत नैरो होता है, एक ही पर्सन के पास होता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर्स typically make choices based on their ideas and judgment and rarely accept advice from the followers, के मतलब जो फॉलोअर उनको एडवाइस देते हैं तो उस पर रेयरली डिपेंड करते हैं और अपने आइडियाज़ जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो उस पर डिसीजन करते हैं और चॉइसेस बनाते हैं। इनमें एक कॉन्सेप्ट ये भी कहते हैं कि इनको एतबार जो है वो एक कॉन्फिडेंस लोगों पे नहीं होता, तो इसीलिए ये खुद ही हर डिसीजन को जज कर रहे होते हैं। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो उसमें लीडर्स कहते हैं कि एवरी ग्रुप मेंबर शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि हर बंदा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी तो फिर तो बहुत बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगी कि हर बंदे के जो सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं वो बहुत बड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें जो बुक्स कह रही है कि ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो होती है कि आपके पास चॉइसेस दी गई होती हैं कि आप एक कम्युनिटी के मेंबर हो, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए एक जो है वो डिसीजन देना है, तो उस डिसीजन में आपको जो है चॉइसेस दी गई है, 5, 6, 10 जितने भी चॉइसेस होते हैं और आपने उसमें से 1 या 2 सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन आपसे पूछा ज़रूर जाता है, आपकी चॉइस ली जाती है। ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप इसको कहते हैं। The second point says that freedom of belief and action is allowed within reasonable bound that are set by the society and by the group, कि जो भी इनके एक्शंस हैं, जो भी जिन चीज़ों पे इनको वो एक कॉन्फिडेंस है, वो इनको कुछ बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो डिसाइड करना होता है, और वो बाउंड्रीज बुनियादी तौर पे वो जो लार्जर ग्रुप होता है, सोसाइटी होती है, वही डिफाइन कर रही होती है। और हर बंदा अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो उसका डिसीजन जाहिर सी बात है फिर पूरे ग्रुप के वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर 10 में से 7 मेंबर्स ने एक चीज़ के बारे में एक डिसीजन कर लिया तो 2 की वो इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन वो कलेक्ट होके कंबाइन होके वो 7 लोगों का बन गया तो लार्जर ग्रुप का बन गया। अब वो पूरे ग्रुप को जो 3 लोगों से एग्री नहीं है उस पर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो देयर शुड बी कंसर्न एंड कंसिडरेशन फॉर ईच ग्रुप मेंबर एज अ यूनिक इंडिविजुअल, कि जब डिसीजन मेकिंग का टाइम हो तो हर बंदे को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए, लेकिन जब इनका डिसीजन हो जाए तो उसको कलेक्ट करके कैटेगरीज में ला के फिर वो डिसाइड किया जाता है कि मेजर पोर्शन किस चीज़ के हक में है। And the last one is laissez-faire leadership. Laissez-faire leaders are generally inactive, passive and non-directive. ये जो है वो ज़्यादातर लोगों को अपने उस पर छोड़ देते हैं कि हाँ इनको करने दो काम, जैसे भी कर लें,
फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, फिर उस हिसाब से इनको दोबारा जो है वो गाइड करेंगे। लेकिन ये पैसिव होते हैं, बैक फुट पे रहते हैं, ये फ्रंट पे लीड नहीं कर रहे होते और हर चीज़ में डायरेक्शंस भी नहीं दे रहे होते, लेकिन उन्होंने लोगों को एक ओपन विंडो दी गई होती है कि आप इस हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से इसको, काम को या इस गोल को अचीव करना है। जो लीसिस फेयर लीडर्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पे कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा 90% तक भी या उससे ज़्यादा भी जो है वो लोगों को दे देते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ही डिसीजन मेकिंग करें, और लेकिन काम होना चाहिए। एंड दे प्रोवाइड लिटिल और नो डायरेक्शन, गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट। मतलब ये हर बंदे के पीछे भागते नहीं हैं, ये डायरेक्शन हर चीज़ में नहीं देते, गाइडेंस नहीं देते, वो कहते हैं बस ग्राउंड लेवल पे हर बंदा, ये काम हो जाना चाहिए जैसे भी हो। लीसिस फेयर लीडर्स ऑफर वेरी लिटिल टू द ग्रुप, ठीक है, मतलब बहुत कम उनकी तरफ से कमांड्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं लोगों से जो फीडबैक वो इवेलुएट कर रहे होते हैं, तो उस पर वो क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, उनमें सजेशन भी कम देते हैं और क्रिटिसिज्म भी इनकी तरफ से कम ही होता है, और बहुत लीनियंट होते हैं, कोई लिमिट सेटिंग नहीं करते, और किसी भी तरीके का बिहेवियर इनके लिए एक्सेप्टेबल होता है। इन अदर वर्ड्स हम इनको लापरवाह एक बिहेवियर भी कह सकते हैं, जो केयरलेसनेस वाला बिहेवियर होता है वो। सो जो इफेक्टिव लीडर होता है उसके रोल्स क्या है? इफेक्टिव लीडर जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है, गाइडेंस दे रहा है होता है कंटिन्यूस, और ये जो इनमें एक करेज, पैशन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और एम्बिशन होती है कि ये खुद भी और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं, कोई गोल सेटिंग के लिए उनके पास पावर होती है, और कॉन्फिडेंस होता है, कमिटमेंट होती है कि हमने ये गोल अचीव करने होते हैं, ठीक है। दे नर्चर द स्ट्रेंथ एंड टैलेंट ऑफ दियर पीपल, लोग इनको जो फॉलोअर इनके होते हैं उनमें ये एक जज्बा लेकर आते हैं और उनके टैलेंट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। एंड बिल्ड टीम्स कमिटेड टू अचीविंग कॉमन गोल्स, ये कॉमन गोल को मीट करने के लिए जो है वो टीम्स बना रहे होते हैं। सो जो कॉमन लीडर्स होते हैं, जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं, उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स होती है। वो ट्रेड्स कौन कौन सी है? एक तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि समवन विद अ नेगोशिएबल बेरिंग और प्रेजेंस हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एंड परस्यू गोल विल बी अ गुड लीडर, कि एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो खुद भी और दूसरों के अंदर भी लेकर आ जाए। दूसरा ये है कि बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के का एक जज्बा इनके अंदर हो। थर्ड वन के इथिकल एंड मॉरल कैरेक्टर हो इनके पास, जो अखलाकी तौर पे और किरदार के लिहाज से ये बाकायदा ये एक अच्छे लेवल पे हो। इंटेलिजेंस हो इनके पास, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर तो इंटेलिजेंट नहीं हो तो वो जो फूल डिसीजन होते हैं वो बनाएंगे। और रिलेवेंट नॉलेज हो, कि जो लीडरशिप रोल उनको मिला है उनके हिसाब से उनको रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी हो। कुछ जो बिहेवियरल थ्योरी के हिसाब से ये बात आ रही है कि कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि इफेक्टिव लीडरशिप जो ट्रेट्स हमारे पास होती है या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको डेवलप भी किया जा सकता है। और उसमें क्या क्या है? एक ये है कि प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन, ए गुड लीडर नीड डिसिप्लिन, कि वक्त की पाबंदी हो, जो रूल्स रेगुलेशन है इसको फॉलो किया जाए। टेक ऑन मोर प्रोजेक्ट, मतलब अ ग्रेट वे टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स इज टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इनकार ना करें कि नहीं मेरे पास तो ये अभी बहुत सारा काम है, मैं और काम नहीं कर सकती, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा ये वो, बट दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरी लर्निंग भी होगी और इम्प्रूवमेंट भी आएगी। एंड लर्न टू फॉलो, कि इनको जो एक स्किल होती है कि ये इनका एक आइडियल होता है, खुद भी हर लीडर जो है ना वो सेल्फ आइडियल, तो कोई खुद को अगर खुद पसंदी इतनी हद तक बढ़ जाए कि हर बंदा सिर्फ खुद को ही आइडियल समझने लगे तो फिर तो हो गया काम। सो हमारा जो है वो एक आइडियल होना ज़रूरी है, और सिमिलरली हर लीडर का भी आइडियल होता है।
डेवलप सिचुएशनल अवेयरनेस के जो हो रहा होता है सराउंडिंग में, उनसे वो अवेयर हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट किस चीज़ की वजह से इफेक्ट हो रही होती है, तो उसकी वजह से फिर वो डिसीजंस भी अकॉर्डिंगली ले रहे होते हैं। दूसरों को इंस्पायर करने के वो इनके पास क्वालिटीज़ होती हैं और वो साथ साथ जो है वो बिल्ड भी कर रहे होते हैं। और इनको कंटिन्यूस लर्निंग का एक पैशन होता है, क्योंकि लीडर्स अगर ये समझे कि बस अब जितना मैंने कर लिया दिस इज़ एनफ, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब इनके दरमियान एक डिज़ायर होती है कि ये कंटिन्यूसली लर्न करे और ग्रो करे। जो टीम में और इनकी लाइफ में और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें टाइमली इफ़ेक्टिवली, तो ही इनके स्किल्स और बढ़ते जाते हैं। और ये भी याद रखें कि अ गुड लीडर इज़ अ गुड लिसनर। अगर तो एक लीडर जो है वो किसी को सुनता नहीं है तो ही इज़ नॉट अ गुड लीडर, क्योंकि वो सिर्फ कमांडिंग वाला एक होगा और वो दूसरों की नहीं सुनता होगा। लेकिन इतना भी नहीं सुनना चाहिए कि वो लोग जो है वो आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, तो फिर वो लीसिस फेयर में चला जाता है कि हर बंदा जो बोले कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यू आर अ लीडर एंड आपके पास आपका सबऑर्डिनेट आ जाए या फॉलोअर आ जाए, वो बोले कि देखिए आपने ये तो कहा था लेकिन मैं इसको इस तरीके से, ठीक है आप कर लो। अब वो इंसान जो पर्सन ए है वो अगर अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है, सो उससे पहले सोचना चाहिए कि वो कितने उसके सराउंडिंग में उनके कुलीग्स होंगे, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो उस पर कितना इफेक्ट कर रहे होंगे। तो लीसिस फेयर भी नहीं होना चाहिए और कमांडिंग भी नहीं होना चाहिए। सो अ गुड लीडर हैव शार्प लिसनिंग स्किल्स मीन्स कि वो सुनता सबकी है, सबका है, लेकिन फिर उसमें एनालाइज करके वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व कर सके। आज का लेक्चर इतना ही, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।